हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान के अंदर अपना दूसरा अध्याय जो कि मृदा जीवाश्म पदार्थ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में अध्ययन करेंगे। जो भी हार्ड शब्द इसके अंदर अपने को लगते हैं उसकी व्याख्या सहित अपने इसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। अपने सबसे पहले जो पार्ट का नाम है मृदा जीवाश्म पदार्थ, उसी की परिभाषा के बारे में अपने देखते हैं कि जो जीवाश्म पदार्थ हैं वो क्या होते हैं। तो परिभाषा इसकी यहाँ पे अपने को दे रखी है कि मृदा में पाए जाने वाले वानस्पतिक, तो वानस्पतिक अपने जो पेड़ पौधे होते हैं, वानस्पतिक एवं जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवाश्म पदार्थ कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा दे दी इसकी कि मृदा में जो मृदा की ऊपरी परत होती है, जिसको अपने ओ संस्तर पिछले पार्ट में पढ़ा, तो उसके अंदर जो वानस्पतिक और जंतुओं के अवशेष को मृदा जीवाश्म पदार्थ कहते हैं। मृदा जीवाश्म पदार्थ में अब क्या कुछ होगा। मृदा जीवाश्म पदार्थ में अगर अपने वानस्पतिक की बात करें तो पेड़ पौधों की पत्तियां, जड़, तना, टहनियाँ तथा जीव जंतुओं के ताज़े एवं अपघटित अवशेष होते हैं। मृदा जीवों की कोशिकाएं, उत्तक तथा उनके द्वारा संश्लेषित विभिन्न पदार्थ आते हैं। यानी कि मृदा जीवाश्म पदार्थ में पेड़ पौधों की पत्तियां आ जाती हैं, जड़ है उसकी, तने, टहनियाँ, जीव जंतुओं के ताज़े या मृत शरीर हैं, अपघटित अवशेष हैं। मृदा जीवों की कोशिकाएं इसके अंदर आती हैं, उत्तक इसके अंदर आ जाएंगे। मृदा के अंदर जो जीव रहते हैं, मृदा के अंदर जो जीव रहते हैं उनकी कोशिकाएं, उनके उत्तक, कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनते हैं, उत्तकों से मिलकर अंग बनते हैं। तो कोशिकाएं, उत्तक तथा उनके द्वारा संश्लेषित, उनके द्वारा जो भी संश्लेषित जो भी उनके द्वारा पदार्थ बनाए जाते हैं, जो मृदा के अंदर जीव रहते हैं उनके द्वारा जो भी पदार्थ बनाए जाते हैं, विभिन्न पदार्थ आते हैं। इन पदार्थों के सड़ने गलने के फलस्वरूप विभिन्न सरल पदार्थ बनते हैं। अब ये जो जीवाश्म पदार्थों के अंदर पदार्थ पाए जाते हैं, इनके सड़ने गलने के फलस्वरूप विभिन्न सरल पदार्थ बनते हैं। इन सरल पदार्थों में पेड़ पौधों हेतु आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब ये जो सरल पदार्थ होंगे, इनमें जो पेड़ पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। खनिज मृदा में सामान्यतः 0.1 से 5% जीवाश्म यानी कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। अगर अपने जीवाश्म पदार्थ की बात करें कि मृदा के अंदर कितना पाया जाएगा, तो 0.1 से 5% पाया जाता है। जीवाश्म पदार्थों के पूर्ण विच्छेदन तथा अपघटन के बाद गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइडी पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। जीवाश्म पदार्थों के पूर्ण रूप से विच्छेदन तथा अपघटन के बाद गहरे भूरे या काले रंग का एक कोलाइडी पदार्थ बनता है, वो क्या कहलाता है, ह्यूमन्स कहलाता है। कोलाइडी क्या होता है, कोलाइडी कण क्या होते हैं, इसके बारे में भी आगे जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंदर अपने बात करेंगे, ह्यूमन्स के बारे में भी और कोलाइड्स के बारे में भी। इसके बाद आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मृदा जीवाश्म पदार्थ के स्रोत कौन कौन से हैं। वैसे तो अभी अपने ऊपर पढ़ चुके हैं कि मृदा जीवाश्म पदार्थ में क्या कुछ होता है। पेड़ पौधों की तनियाँ, टहने, जड़ें, पत्तियाँ, जीव जंतु आ जाएंगे। मृदा के अंदर रहने वाले जो जीव हैं उनके जो कोशिकाएं, उत्तक वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। तो वही क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। तो इसको अलग अलग पार्टों के अंदर बांटा गया है कि जो पेड़ पौधों से अवशेष प्राप्त होते हैं उनको पादप स्रोत कहा गया, और जो जीव जंतुओं से अवशेष प्राप्त होते हैं उनको जंतु स्रोत के अंदर रखा गया है। तो जीवाश्म पदार्थ के जो स्रोत हैं इसको दो भागों में बांटा गया, पादप स्रोत और दूसरा है जंतु स्रोत। अब पादप स्रोत की बात करें, पादप का मतलब पेड़ पौधों से अपने यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे भी अपने इसको दो भागों के अंदर बांटा गया पादप स्रोत को। पहला तो आ जाएगा पेड़ पौधों एवं फसलों के अवशेष आ जाएंगे। जो पेड़ पौधे होते हैं या जो अपने खेतों के अंदर फसलें उगाते हैं उनके जो अवशेष होते हैं, उनका जो भूसा होता है वो अपने क्या होंगे, जीवाश्म पदार्थ के अंदर आते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियां, जड़ों और विभिन्न भागों के मृदा में मिलने पर जीवाश्म पदार्थ प्राप्त होता है। फसलों के कटने के उपरांत, जो फसलें काट देते हैं, कटने के उपरांत जो उसका भूसा बचता है, जो उसका अवशेष बचता है, उनकी जड़ें मृदा में मिलकर जीवाश्म पदार्थ में वृद्धि करती हैं। दूसरी बात करें, दूसरा इसका है हरी खाद आ जाएगा। सनई, डेंचा, मूंग व अन्य फसलें हरी खाद के रूप में जुताई कर मृदा में मिलाई जाती है।
अपने जैसे गवार वगैरह देखते हैं कि अगर वो अच्छे से उसकी उत्पादन नहीं होता तो अब उसको ज़मीन के अंदर ही उसकी बुवाई करते हैं। मूंग वगैरह जो होती है तो उसकी फलियां तोड़कर उसके अंदर ही उसकी बुवाई कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि मृदा के जो जीवाश्म पदार्थ है, मृदा की जो उर्वरा शक्ति है उसके अंदर क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, उसका उपजाऊपन बढ़ जाता है, कार्बनिक पदार्थ में बढ़ोतरी होती है। दूसरा प्रकार आता है, दूसरा स्रोत आता है जंतु स्रोत। जंतु के अंदर जैसे जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जंतु जो मृदा के अंदर भी रहते हैं, जैसे छोटे छोटे कैंचुए वगैरह, छोटे मकोड़े जीव जो मृदा के अंदर रहते हैं, एक्टिनो माइसिटीज वगैरह आ जाएंगे। मरने के बाद उनके अवशेष मृदा के अंदर ही अपघटित होकर जीवाश्म पदार्थ बनाते हैं। गोबर की खाद, कंपोस्ट, पशुओं का मलमूत्र, मृदा में पाए जाने वाले कैंचुए, सूक्ष्म जीवाणु इत्यादि जीवाश्म पदार्थ के स्रोत हैं। ठीक है, जंतु स्रोत हैं ये। इसके आगे बात करें जीवाश्म पदार्थ का संगठन, यानी कि इसमें क्या कुछ मिला हुआ होता है, जीवाश्म पदार्थ के अंदर क्या कुछ यहाँ से अपने को प्राप्त होता है। तो मृदा जीवाश्म पदार्थ है जो पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के अवशेषों से बना एक जटिल पदार्थ है। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, अवशेषों से बना एक क्या है, जटिल पदार्थ है। जीवाश्म पदार्थ में 90% से अधिक कार्बन 90% से अधिक कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि H2 और आ जाएगा अपना O2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। ये अपने क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने पाए जाते हैं, 90% से ज़्यादा ये मृदा के जो जीवाश्म पदार्थ है उसमें इनकी मात्रा होती है। और इसके बाद जो इसके अलावा है नत्रजन, यानी कि नाइट्रोजन आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, पोटेशियम, कैल्शियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, सल्फर, जस्ता, लोहा, मैग्नीज, तांबा इत्यादि, यानी कि इसके अलावा और भी तत्व हैं होते हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायक हैं। ठीक है, तो 90% से ज़्यादा अगर अपने को ध्यान रखना है, 90% से ज़्यादा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके अलावा बाकी के जो तत्व हैं वो इसमें पाए जाते हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायक हैं। मृदा जीवाश्म पदार्थ में 2 प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं, पहला कार्बनिक आ जाएगा, दूसरा अकार्बनिक आ जाएगा। अब कार्बनिक के अंदर क्या आएगा, कार्बनिक के अंदर भी 2 आ जाएंगे, एक तो N2 सहित यानी कि नत्रजन सहित आ जाएगा, और एक नत्रजन रहित आ जाएगा। अकार्बनिक के अंदर जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह जो आते हैं वो अकार्बनिक के अंदर आते हैं। तो आगे इसको अपने देखते हैं एक चार्ट के द्वारा कि क्या क्या इसके अंदर अपने को जो इसका संगठन है वो किस तरीके से किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जीवाश्म पदार्थ है, जीवाश्म पदार्थ को 2 भागों के अंदर बांटा गया। ठीक है, 2 भागों में से एक बांटा है, एक अपना आ जाएगा कार्बनिक पदार्थ आ जाएंगे, एक तरफ अपने अकार्बनिक। अब अकार्बनिक में देख लें पहले, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद लोहा, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, ये सारे इसके अंदर क्या आते हैं, अकार्बनिक के अंदर आते हैं। अगर अपने कार्बनिक की बात करें तो कार्बनिक में नत्रजन युक्त आ जाएंगे, नत्रजन मतलब जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं, और एक आ जाएगा नाइट्रोजन रहित जो यौगिक है वो इसके अंदर आते हैं। आगे बात करें अपने कि नत्रजन युक्त और नत्रजन रहित कौन कौन से हैं। अब जो नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन युक्त हैं, नाइट्रोजन सहित है, वो आगे फिर 2 भागों में बांटा गया। एक ऐसे जो जल के अंदर विलय हो जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, जो कि अपने नाइट्रेट आता है, एमाइड आता है, अमीनो अम्ल आते हैं। एक होते हैं जल के अंदर अविलय होते हैं, जल में नहीं घुल, जैसे प्रोटीन है और उसके बाद पेप्टाइड है, ये क्या होंगे, जल के अंदर अविलय होते हैं, जल में ये नहीं घुलते। ठीक है, ये जल में नहीं घुलते तो ये इत्र वगैरह जो होते हैं उसके अंदर ये घुल जाते हैं। और एक अपने आते हैं जल के अंदर घुलने वाले जो नाइट्रेट है, यानी कि जो अपने यूरिया खाद वगैरह होती है उसी के अंदर ये नाइट्रेट और एमाइड वगैरह पाए जाते हैं। तो ये तो अपने यूरिया से समझ सकते हैं जो जल के अंदर घुल जाती है, और एक होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। अब जो जल में नहीं घुलते हैं उनकी अगर बात की जाए तो वो अपने पास आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो जल में नहीं घुलता, इथर आ जाएगा घुलनशील, और लिग्निक आ जाएगा। अब इसके अंदर भी शर्करा है, हेमी सेलुलोज है और सेलुलोज है। इनकी बात आगे अपने आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर इसको अपने पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। उसमें शर्करा यानी कि C6H12 और O6 जो अपना आ जाएगा वो इसका सूत्र आ जाएगा। उसके बाद हेमी सेलुलोज और सेलुलोज किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, कैसे ये मृदा के अंदर कार्य करते हैं, उसके बारे में अपने देखेंगे।
और उसके बाद ईथर घुलनशील है, इसके अंदर वसा और वसीय यौगिकों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। और लास्ट में लिग्निक है, लिग्निक बनता कैसे है, क्या इसकी बनने की प्रक्रिया है, वो भी अपने इसी चैप्टर के अंदर पूरा करना है। लेकिन इन सभी के बारे में अपने विस्तार से क्या करनी है, इस पार्ट के अंदर अध्ययन करना है। इसके बाद अगर अपने बात करें कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या कुछ मिला हुआ था, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें क्या कुछ मिला हुआ था, उसमें स्टार्च होता है 1 से 5% होता है, इसमें सेलुलोज होता है 10 से 28% होता है, इसमें हेमी सेलुलोज होता है 20 से 50% होता है। ये किसका संगठन है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें अपने वसीय यौगिक की तो 1 से 8%, उसके बाद अगर अपने बात करें लिग्निक की तो 10 से 30%, उसके बाद अगर अपने बात करें प्रोटीन की तो 1 से 15%। और ये सारा का सारा संगठन किसका है, ये सारा का सारा संगठन जीवाश्म पदार्थ का है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि जीवाश्म पदार्थ का संगठन लिखें तो ये सारे के सारे अपने को कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में सारा लिखना पड़ेगा, वसा के बारे में, उसके बाद लिग्निक के बारे में और उसके बाद प्रोटीन के बारे में। और अगर अपने को सिर्फ बोलता है कार्बोहाइड्रेट का संगठन लिखो, अगर अपने से पूछता है अकेला कार्बोहाइड्रेट का संगठन लिखो तो फिर कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपने स्टार्च, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की जो मात्रा है वो अपने को बतानी है। इसके आगे नेक्स्ट अपना टॉपिक है जीवाश्म पदार्थ का विच्छेदन, यानी कि जीवाश्म पदार्थ है वो किस तरीके से अपघटित होते हैं, विघटित होते हैं, या अपने साधारण भाषा में कह लें कि वो किस तरीके से मृदा के अंदर टूटते हैं, कैसे वो मृदा के अंदर मिल जाते हैं और एक चूर्ण के रूप में मृदा के अंदर ही मिक्स हो जाते हैं, मृदा के जैसे ही बन जाते हैं, वो अपना हो जाएगा विच्छेदन हो जाएगा। जीवाश्म पदार्थ का विच्छेदन वह प्रक्रिया है जिसमें मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटीज इत्यादि द्वारा जीवाश्म जो पदार्थ होते हैं उनका विच्छेदन कर सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, इसे विच्छेदन कहा जाता है। जीवाश्म पदार्थों का विच्छेदन वह प्रक्रिया है जिसमें मृदा के अंदर जो पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्म जीव हैं, विभिन्न सूक्ष्म जीव कौन कौन से उसका नाम लिख देंगे, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटीज, ये क्या करते हैं, ये जीवाश्म पदार्थों का विच्छेदन कर जीवाश्म पदार्थों को तोड़ते हैं, उसको भोजन के रूप में ग्राइंड करते हैं, वैसे उसका विखंडन करते हैं, उसको अपघटित करते हैं और विघटन कर उसका सरल यौगिकों के अंदर उसको बदल देते हैं। सरल यौगिकों में बदलना ही क्या कहलाता है, इसे विच्छेदन कहा जाता है। मृदा में नमी और वायु की अनुकूल परिस्थितियों में जीवाश्म पदार्थ का विघटन होता है। अगर मृदा के अंदर उपयुक्त नमी है, उपयुक्त उसमें वायु भी है, तो उन अनुकूल परिस्थितियों के अंदर, अनुकूल परिस्थितियां मतलब कौन सी, कि सही नमी उसमें होनी चाहिए मृदा में और वायु भी होनी चाहिए, वो हो जाएंगी अनुकूल परिस्थितियां में जीवाश्म पदार्थ का विघटन होता है। कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन में, कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन में जीवाश्म पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ये ध्यान रखना भी। कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। यह कार्य क्या होता है, वायुजीवी। अब वायुजीवी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर विच्छेदन का कार्य करते हैं। जीवाश्म पदार्थों को अपघटित करने का कार्य किसमें करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वायुजीवी जीवाणुओं द्वारा होता है। विच्छेदन की प्रक्रिया आरंभ में जल्दी होती है लेकिन धीरे धीरे कम होती है। जैसे अपने बड़ा सारा एक कोई पत्थर लेते हैं, इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ के मान लो अपने 2 टुकड़े कर दिए, अब ये टुकड़ा हो गया, इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसकी ऊपर वाले की बजाय। अब इसका ये टुकड़ा हो गया, इसको तोड़ना थोड़ा और मुश्किल होगा, ये टुकड़ा हो जाएगा, इसको तोड़ना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, इसको तोड़ना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, फिर ऐसे। तो इस तरीके जैसे से ये छोटे होते जाएंगे उनको तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल होता जाता है। तो वही सेम कंडीशन अपने यहाँ पे जो जीवाश्म पदार्थ है उसके अंदर है कि स्टार्टिंग के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जीवाश्म पदार्थों को आसानी से अपघटित कर देते हैं, जल्दी से अपघटित कर देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, उनकी जो कार्य करने की, जो उनको विघटित करने की, विच्छेदित करने की जो गति है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसमें अपने देखें कि किस तरीके से विघटन होने की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले क्या होता है, लास्ट में क्या अपघटित या विच्छेदित होता है। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें सरल प्रोटीन जिसको अपने बोलते हैं, शर्करा वगैरह, स्टार्च है, ग्लूकोज जो है, तो वो क्या होते हैं, अपने जल्दी से अपघटित हो जाते हैं।
दूसरे नंबर पे जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन उसके बाद अपघटित होता है, उसके बाद हेमीसेलुलोज है, उसके बाद सेलुलोज है, और सबके लास्ट में क्या हो जाएगा, लिग्निक आ जाएगा। जैसे लिग्निक अपने समझे, जैसे अपने प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, पॉलीथीन जो होती है वो मृदा में दफनाने के बाद कभी उसको अपने देखें निकाल कर तो वो अपघटित नहीं होती, थोड़ी बहुत हो जाती है लेकिन पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होती। तो उसी तरीके का एक अपने लिग्निक समझ सकते हैं कि जो लास्ट में बचा हुआ होता है, जो जल्दी से अपघटित नहीं होता, कठोर पदार्थ ये होता है, वो क्या हो जाएगा, लिग्निक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, इसकी अपघटित या विच्छेदित होने की ये गति हो जाएगी, या इसकी जो अपघटित होने वाली पदार्थों का जो क्रम है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले सेल प्रोटीन होगा, उसके बाद रूट प्रोटीन होगा, उसके बाद हेमीसेलुलोज होगा, उसके बाद सेलुलोज होगा, और उसके लास्ट में लिग्निक अपघटित या विच्छेदित होता है। इसके आगे नेक्स्ट अगर अपनी बात करें तो अपने नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट हो जाए, कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन। तो इसके अंदर जैसे अभी अपने ऊपर बातें की, सारी सरल श्रृंखलाओं के बारे में आपने देखा होगा, उसके बाद स्टार्च के रूप में भी अभी अपने ऊपर देखा जब इसका अपने संगठन देख रहे थे कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद हेमीसेलुलोज है, उसके बाद सेलुलोज है, और इसके बाद अगर अपनी बात करें तो यहाँ पे प्रोटीन है, लिग्निक है, ये सभी के बारे में अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और आगे शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।